नमस्कार। इस वक्त हम मौजूद हैं कोलकाता में और हमारे साथ हम मौजूद हैं इंटाली विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी उम्मीदवार प्रियंका तिब्रेवाल। आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं बीजेपी की क्या खास तैयारी है। मैम, ये बताइए किन मुद्दों के साथ बीजेपी मैदान में है? देखिए, सबसे पहला मुद्दा जो बीजेपी का है, जो पश्चिम बंगाल के लिए है, वो है डेवलपमेंट का मुद्दा। क्योंकि पिछले 10 वर्षों में हमने देखा है कि पश्चिम बंगाल की जनता जो है, उन्होंने इस तरह का समय देखा है जहाँ ना ही नौकरियाँ रही, ना ही कोई इंडस्ट्रीज़ आई, ना ही डेवलपमेंट हुआ, नारी सुरक्षा का यहाँ नामो निशान नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर यहाँ है नहीं, डेमोक्रेसी के चिथड़े उड़ा दिए गए हैं, फेडरल स्ट्रक्चर की कोई इज्जत नहीं यहाँ की चीफ मिनिस्टर की नज़र में। तो इन सब चीज़ों को मिला करके सबसे बड़ा मुद्दा जो यहाँ खड़ा होता है वो है डेवलपमेंट का। बीजेपी दावा कर रही है कि 200 पार। क्या आधार है, क्या लगता है, किस वजह से बोल रहे हैं? आधार है हमारी सोच, आधार है हमारा काम, आधार है जनता का विश्वास हम पर। इसीलिए हम कह रहे हैं कि 200 पार होगा। और पश्चिम बंगाल की जनता ये अच्छे से जान गई है कि तृणमूल कांग्रेस ने पिछले 10 वर्षों में जो यहाँ किया है, कट मनी सिंडिकेट चलाया है, कोल माफिया का काम इधर हुआ है, कोल की दलाली की गई है, पैसे खाए गए हैं और प्रमोटिंग करते हैं ये लोग, पैसे उठाते हैं बाज़ारों से। सिर्फ इतना ही नहीं, इतने बड़े बड़े स्कैम जो हैं यहाँ पर, चाहे वो चिट फंड मनी स्कैम हो, शारदा बोलिए, नारदा बोलिए, इस सरकार ने 10 वर्षों में सिर्फ यही किया है। इसलिए पश्चिम बंगाल की जनता जो है वो अब जानती है कि सिर्फ एकमात्र जो है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है वो यहाँ पर सुशासन ला सकती है। देखिए, आपने भी कहा है और पीएम मोदी भी अपने भाषणों में जिक्र करते हैं कटमनी, तोलाबाजी, ये आखिर क्या है, कुछ बताएंगे इसके बारे में? देखिए, बड़ा क्लियर कॉन्सेप्ट है तृणमूल का कि आप अगर कोई भी काम यहाँ करते हैं जिसमें सरकार की परमिशन चाहिए हो, तो वो परमिशन आपको सरकारी तौर पर तब तक नहीं मिलेगी जब तक कोई कट मनी उसमें इन्वॉल्व नहीं हो। जब तक आप एक पोर्शन पैसा वहाँ के नेता, वहाँ के लीडर या तृणमूल के जो कर्मचारी हैं उनको नहीं देंगे, तब तक आपका कोई भी काम या आपकी फाइल आगे नहीं बढ़ेगी। अच्छा, ये सिर्फ सरकारी तौर तक सीमित नहीं है। इसके अलावा भी अगर आज कोई अपना मकान समझिए किसी जगह बना रहा है और दीवार उसको खड़ी करनी है, तो वहाँ का काउंसलर जो है, वो वहाँ के जितने टीएमसी के लीडर हैं, वे जब तक आप उनको एक पोर्शन पैसा नहीं देंगे, कट मनी नहीं देंगे, वो आपको काम नहीं करने देंगे, गुंडे आकर के उसे घेर लेंगे। देखिए, इंटाली विधानसभा में टीएमसी विधायक हैं, तो उन्होंने कुछ काम किया, कुछ लगता है यहाँ पे इस क्षेत्र में? तो जनता बताएगी। यहाँ पर 2 तारीख को दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। अगर उन्होंने काम किया था तो इस बार जाकर के वो क्यों जनता से कह रहे हैं कि पिछले 10 वर्षों की बातें मत करिए, 5 वर्ष मुझे और समय दीजिए, मैं आपको काम करके दिखाऊंगा। अगर आपको काम करना था तो 10 वर्षों में करना चाहिए था। अब फिर आप 5 वर्षों का समय मांग रहे हैं, तो आप क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे। हाँ, लेकिन मैं एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगी और बार बार कहूँगी कि चुनाव और राजनीति में आने से पहले ये जो एमएलए हैं स्वर्ण कमल शाह, इनका बैकग्राउंड देखिए क्या किया करते थे और आज देखिए इनके पास कितने की प्रॉपर्टी है। तो एक एमएलए की सैलरी क्या होती है, ये बात हम सब जानते हैं। और डिक्लेयर्ड फैक्ट्स के बाद अगर इतना पैसा है, इतनी प्रॉपर्टीज़ हैं, तो वो कहाँ से आया, उसका आधार क्या है, वो ये बताएं। उनका लड़का सिर्फ एक काउंसलर है और छोटे वाला लड़का जब क्लास 12 में था तो उसके पास जितनी प्रॉपर्टी थी, जो लैंड था, वो कहाँ से आया, उसका आधार बताइए। टीएमसी वाले लगातार दावा कर रहे हैं कि चाहे पीएम मोदी 100, 150 या 200 जितनी भी रैली कर ले, लेकिन कोई फायदा नहीं होगा, कोई सरकार नहीं बनेगी, बीजेपी की टीएमसी आएगी। क्या लगता है? देखिए, ऐसा है कि जब पेड़ की जो नींव ही कमजोर हो तो आप फल और पत्तों की क्या बात करेंगे। तो इसलिए टीएमसी वालों की बात तो छोड़ ही दीजिए, आज आप मुख्यमंत्री की बात करिए। आज ही उनका एक वीडियो और ऑडियो वायरल हुआ है जिसमें वो हमारे नंदीग्राम के जो वाइस प्रेसिडेंट हैं उनसे कह रही हैं कि मुझे सपोर्ट करो, मेरी तरफ आ जाओ। यानी खुद मुख्यमंत्री इतनी डरी हुई, घबराई हुई हैं, तो कैडर की क्या बात करनी। तो किसकी सरकार बनने वाली, ये तो खुद मुख्यमंत्री कह रही है। और यही नहीं, टीएमसी का हर एक आदमी कहता है कि इनका मुख्यमंत्री चेहरा कौन होगा। यानी वे सब जानते हैं कि मुख्यमंत्री तो भाजपा का ही बनेगा। हाँ, देखिए, पूछना चाहूँगा मैं आपसे कि बीजेपी लगातार बोलती है कि ममता बनर्जी जो है तुष्टीकरण की राजनीति करती है, ऐसा कुछ है? ये भी पूरा देश जानता है और पूरे देश ने देखा है कि मुहर्रम के लिए जो मुख्यमंत्री मुहर्रम कराने के लिए दुर्गा पूजा के विसर्जन को पोस्टपोन करती हैं, अटकाती हैं, सरस्वती पूजा में बाधा देती हैं, रामनवमी का प्रोसेशन नहीं निकालने देती। अब आप खुद बताइए, वो हिंदू है या किसी और जाति को, किसी एक पर्टिकुलर वर्ग को
खुश करने के लिए राजनीति करती है। और मैं ये कहती हूँ ये करने की भी दरकार नहीं, क्योंकि जिनको ये दूध देने वाली गाय कहती थी, जिनको ये माइनॉरिटी कहती थी, वे भी ये नहीं चाहते, वे भी इनसे दुखी हो गए हैं। इसलिए इस बार वो 30% जिनको ये दूध देने वाली गाय कहती थी वो भी इनको लात मार रहे हैं। जी, ये आपसे मैं पूछना चाहूँगा कि बीजेपी आती है, जय श्री राम का नारा देती है, लेकिन दीदी चिढ़ जाती है, ऐसा क्यों है? ये तो आप खुद बताइए। जो दीदी स्टेज पर खड़ी होकर के अब चंडी पाठ कर रही है, उसको राम के नाम से क्या घबराहट होती है? हमने तो यही सुना है कि भूत पिशाच जो है वो राम का नाम सुन के भागते हैं। फिर दीदी ऐसी कौन सा उनको भूत दिख जाता है कि वो भागती हैं? टीएमसी के एक नेता हैं, अभी उनका बयान आया था, शेख आलम, उन्होंने कहा था कि अगर भारत के 30% मुस्लिम एकजुट हो जाएं तो वो 4-4 पाकिस्तान बना सकते हैं। तो इस बयान को आप कैसे देखते हैं? ये उनकी अपनी छोटी और गंदी सोच है। ये भारत के मुसलमान की सोच हो ही नहीं सकती। भारत का मुसलमान इस देश का उतना ही है जितने हम हैं, और हिंदू मुसलमान की कोई बात नहीं। वे भी इस देश के उतने ही नागरिक हैं जितने हम हैं। वे भी भारत का उतना ही भला चाहते हैं जितना हम चाहते हैं। मगर ये कुछ टीएमसी के लीडर जो इस तरह की सोच रखते हैं, इनका बोरिया बिस्तर बांध के इनको पाकिस्तान ही फेंक देना चाहिए। अगर बीजेपी सत्ता में आती है बंगाल में, तो ऐसे क्या क्या काम होंगे, कौन से काम होंगे जो सबसे पहले करना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो यहाँ डेवलपमेंट, इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए काम किया जाएगा। यही नहीं, यहाँ पश्चिम बंगाल में 150 रकम की जो है यहाँ पर खेती, चावल ये होते थे, और आज इसके बारे में आप देखिए सब जगह कुछ कोई बोलता नहीं, कुछ इसमें ना ही सरकार कुछ करती है, किसानों की मदद करती है, कुछ भी नहीं करती। ये तो छोड़िए, बल्कि केंद्र सरकार के जो प्रकल्प है, किसान सम्मान निधि बोलिए, आयुष्मान योजना बोलिए, ये कुछ ये यहाँ के लोगों तक पहुँचने ही नहीं देती। तो सबसे बड़ा जो पहला काम यहाँ होगा कि जितनी भी केंद्र की योजनाएं हैं जो यहाँ तक पहुँचनी चाहिए, जो राज्य तक पहुँचनी चाहिए हमारे फेडरल स्ट्रक्चर में, तो इसीलिए डबल इंजन सरकार होगी। केंद्र और राज्य एक साथ उन्नति के लिए काम करेगा। वो सारी चीज़ें यहाँ आएंगी, जो यहाँ के लोग, जो उनका अधिकार है, जो उन्हें मिलना चाहिए, वो उन्हें मिलेगा, और डेवलपमेंट की ओर काम होगा। इंडस्ट्रियलाइजेशन यहाँ आएगा, नौकरियाँ मिलेंगी लोगों को। औरतों के लिए आरक्षण किया गया है, 33% नौकरियाँ औरतों को मिलेंगी सरकारी। जितने अस्पताल हैं उसमें बेटर सुविधाएं होंगी। लड़की जो बच्चियां हैं उनके लिए KG to PG तक की पढ़ाई मुफ्त होगी सरकारी स्कूलों में। तो ये सारी जो चीज़ें हैं इन पर काम होगा। बिना सीएम के चेहरे के मैदान में उतरना बीजेपी को नुकसान पहुंचा सकता है, क्या लगता है? बीजेपी ने इससे पहले 4 से 5 ऐसे राज्यों में सरकार बनाई है जहां हमने सीएम का चेहरा नहीं दिया था, लेकिन आज हमारी सरकार चल रही है। तो 2 तारीख को आपको चेहरा भी पता चलेगा, सरकार भी दिखेगी। CA NRC कोई मुद्दा है? बहुत बड़ा मुद्दा है, और हमने जो कहा है, हम अपनी बात से कभी पीछे नहीं हटेंगे। जो कहा है वो करके दिखाएंगे। पश्चिम बंगाल में CA जरूर लागू होगा। दीदी कहती है कि उन्होंने परिवर्तन किया है, बंगाल को बदल दिया है, क्या लगता है ऐसा कुछ हुआ है? बिल्कुल सही कह रही है, बदला तो है, बद से बदतर बना दिया है। आज चारों तरफ अशांति है, 150 लोगों का खून ऐसे ही हो जाता है। लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जो है वो बेकार है। पुलिस जो है वो उनका राजनीतिकरण किया है दीदी ने, तो बदला तो जरूर है, लेकिन बेहतर के लिए नहीं, बदतर के लिए बदला है। महिला सुरक्षा के लिए कुछ किया है दीदी ने? महिला सुरक्षा के लिए दीदी खाली बयानबाजी करती हैं, और जब रेप हो जाते हैं तो अपनी सरकार और अपनी कुर्सी बचाने के लिए वो ये कहती है कि औरतों को रात को नाइट क्लब्स नहीं जाना चाहिए, और ये सारी सजाई हुई घटना है। और उस घटना में जो आरोपी जुड़े रहते हैं, पता चलता है उन्हीं की गर्लफ्रेंड जो है MP बन करके TMC की अभी बैठी हुई है सांसद बन करके। एक मुद्दा और देखने को मिल रहा है, बाहरी बनाम बंगाली। दीदी कहती हैं कि बीजेपी वाले बाहरी है, उन्हें सत्ता में नहीं आने देंगे। बीजेपी अगर बाहरी है तो ममता बनर्जी कहाँ की है, पहले तो वो ये बताएं। इसी बीजेपी का हाथ और दामन ममता बनर्जी ने एक दिन पकड़ रखा था। ममता बनर्जी खुद जो है तृणमूल कांग्रेस से निकल के आई है। कांग्रेस के फाउंडर कौन थे, शायद ममता बनर्जी को भी नहीं पता होगा। A.O. ह्यूम इंडिया से थे ही नहीं। तो उनकी तो जो जड़ है वही बाहरी है, तो भारतीय जनता पार्टी को बाहरी कैसे कह सकती हैं? जबकि हमारे फाउंडर जो है श्यामा प्रसाद मुखर्जी, वो पश्चिम बंगाल से थे। तो कौन यहाँ का हुआ, हम या तृणमूल कांग्रेस? दीदी कह रही है कि वो हिंदुत्व के बारे में जानती है, सब कुछ पता है, उन्हें कोई ना सिखाए कि हिंदुत्व क्या होता है। कौन गया उनको हिंदुत्व सिखाने? वो तो खुद ही खड़ी होकर के चंडी पाठ कर रही हैं। और आज ये दरकार क्यों पड़ी? क्योंकि आपने दिखा दिया कि आप ममता बनर्जी नहीं, मुमताज बेगम हैं। इसीलिए आज आपको चंडी पाठ करने की दरकार पड़ रही है। किसी ने आपसे प्रमाण नहीं मांगा, फिर आप क्यों कहती है मैं बंगाल की बेटी हूँ, बंगाल की बेटी चाहिए? क्यों चाहिए, क्यों बताती हैं? आज मैं जो हूँ वो हूँ, मुझे साबित करने की दरकार क्यों है? क्योंकि आपने कुछ ज़रूर ऐसा किया है कि लोगों का अब आप पर विश्वास नहीं रहा।
केंद्र सरकार की योजनाओं की क्या स्थिति है बंगाल में? केंद्र की कोई भी योजना यहाँ तक पहुँचने नहीं देती ममता बनर्जी, सिर्फ अपने राजनीतिक स्वार्थ और खुद सी के स्वार्थ के लिए। वो नहीं चाहती कि केंद्र की ये सुख सुविधाएं जो यहाँ के लोग हैं वो उठाएं। इसीलिए हमने देखा है जब आयुष्मान योजना आई थी, मोदी जी की फोटो होने के कारण वो नहीं चाहती थी कि लोगों तक वो कार्ड पहुंचे, और इसीलिए एक झूठा मोटा इलेक्शन के 4 महीने पहले कार्ड निकाला जिसका नाम दिया स्वास्थ्य साथी। और वो स्वास्थ्य साथी ऐसा साथी है कि जिस अस्पताल में आप ले जाइए उसको उठा करके आपके मुंह पर फेंक दिया जाता है। और लोग, हजारों लोग ऐसे हैं जिसका वीडियो आपने देखा होगा, अस्पताल के बाहर उन्होंने दम तोड़ दिया क्योंकि अस्पताल ने एडमिशन नहीं दिया। इंटाली विधानसभा में अगर आप जीतते हैं तो आप क्या काम है जो सबसे पहले करना चाहेंगे? सबसे पहला काम ये होगा कि यहाँ पर एक वन स्टॉप ऑफिस होगा। केंद्र सरकार के सारे प्रकल्प अंडर वन रूफ यहाँ के लोगों को मिलेंगे, चाहे वो किसान सम्मान निधि हो या आयुष्मान योजना हो। कोई भी केंद्र सरकार का जो प्रकल्प है, चाहे वो बच्चों की स्कूल से रिलेटेड हो, स्कूल मील से रिलेटेड हो, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से रिलेटेड हो, कुछ भी, वो एक जगह पर सारे डिपार्टमेंट्स होंगे जिसकी जानकारी आपको वहीं से मिलेंगी, रजिस्ट्रेशन वहीं पे होगा और आपको वो सुविधा भी वहीं से उपलब्ध होगी। सबसे पहले तो उसे यहाँ लाने की कोशिश करूँगी। और दूसरी सबसे बड़ी चीज़ जो है, यहाँ पर चारों तरफ जो है वो बस्तियाँ हैं और प्रधानमंत्री जी की एक योजना है जिसे कहते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना। तो उसके तहत पूरी कोशिश हमारी ये रहेगी कि वो जो बस्तियाँ हैं वहाँ पक्के घर बने। और जो आज मेरे भाई बहन यहाँ झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं, एकदम ऐसी ज़िंदगी जीने पे मजबूर हैं जहाँ ना पीने का पानी है, ना रहने की सुविधा, मलेरिया है, नालियों में जमा हुआ पानी है, वो एक इज्जत की ज़िंदगी बसर कर सके, उनका अपना एक फ्लैट हो। बहुत बहुत धन्यवाद।